नमस्कार दोस्तों। हादसे के दिन राउज आईएएस लाइब्रेरी में क्या हुआ था? दोस्तों, दरअसल बेसमेंट में पानी भर जाता है और 3 बच्चे वहां पर मर जाते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वो बेसमेंट इलीगल था। वहां पर जो लाइब्रेरी चल रही थी वो भी इलीगल थी। यहाँ पे सबके मन में सवाल उठता है, इन तीनों बच्चों के मृत्यु का जिम्मेवार कौन है? क्या कोचिंग सेंटर वाले इस घटना से बेखबर थे? क्या कोचिंग सेंटर वाले सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहते थे? क्या वे लोग ड्रेनेज से बेखबर थे? 27 जुलाई ओल्ड राजेंद्र नगर के राव कोचिंग सेंटर में शनिवार शाम 7 बजे लगभग बेसमेंट में अचानक पानी भर जाता है। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी जिसमें बच्चे पढ़ रहे थे, जिसमें सिर्फ स्टोर चलाने की अनुमति थी। शनिवार को भारी बारिश की वजह से रोड पे काफी पानी भर गया। इस बिल्डिंग में शीशे का गेट लगा हुआ था। अब इसमें लोग जिम्मेवार ठहरा रहे हैं कि वो थार चालक ने ही इस गेट को गिराया है। लेकिन क्या इससे एमसीडी वाले बेखबर हैं? कुछ अथॉरिटी का कहना है कि इसका जिम्मेवार वो थार चालक है। क्या पानी लगाना भी थार चालक का ही जिम्मेवारी था? गेट को नुकसान एक थार चालक की वजह से पहुंचा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बेसमेंट में 35 छात्र पढ़ रहे थे। इसी दौरान 3 छात्रों को छोड़कर सभी बाहर निकल गए जैसे ही पानी उसमें भरा। 3 छात्र नहीं निकल पाए, तान्या सोनी, नवीन डालविन, सरिया यादव। ये 3 छात्र बाहर अंदर ही फंसे रह गए क्योंकि उसमें इतनी गंदगी वाला पानी था कि वो देख नहीं पाए। ऊपर से शॉर्ट सर्किट की वजह से लाइट भी चली जा सकती है। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि रात के 7 बजे किसी बेसमेंट से लाइट चली जाए और उसमें पानी भर जाए तो कैसा वहां का माहौल रहा होगा। 2 से 3 मिनट के अंदर पूरा बेसमेंट पानी से भर गया। पानी का बहाव इतना तेज था जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बेसमेंट से बाहर नहीं निकल पाए। देखते देखते पूरा बेसमेंट 2 से 3 मिनट में भर गया। इतना कम टाइम में स्टूडेंट को निकलना आसान नहीं था। वैसे स्टूडेंट काफी मुश्किल से निकल पाए जो गेट की तरफ बैठे थे। उन स्टूडेंट का क्या जो लाइब्रेरी के अंदर या तो ऐसी जगह पर बैठे थे जिनको पता ही नहीं कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। अगर पता भी चले तो 2 से 3 मिनट में पानी से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वहां 1-2 स्टूडेंट नहीं थे और पानी इतना तेज गति से बह रहा था कि पानी में से भागना भी आसान नहीं होता है। एक नॉर्मल आदमी को 1.5 फीट से अधिक गहराई वाले पानी में दौड़कर भागना काफी मुश्किल होता है। लाइब्रेरी के अंदर काफी चेयर्स लगे होते हैं। मुश्किल और बढ़ जाता है जब अंधेरा हो जाता है। बेसमेंट में देखते ही देखते 10 से 12 फीट तक पानी भर गया। वे पानी साफ नहीं था। उसमें रोड, नाले और कई ऐसे जगहों से होते हुए बारिश की पानी आती है तो न जाने कितनी गंदगी अपने साथ बहाते हुए लाए होंगे। उसमें भी बेसमेंट के अंदर का लाइट कट जाता है। लाइट के कटना भी जरूरी था दोस्तों। अगर लाइट नहीं कटी जाती तो करंट लगने का खतरा और बढ़ जाता और भी स्टूडेंट्स मारे जा सकते थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से लाइब्रेरी के अंदर लाइट कट गई होगी, कितना अफरा तफरी का माहौल रहा होगा। पूरा बेसमेंट अंधेरा में बदल गया होगा। अगर कोई स्टूडेंट डर के मारे चिल्ला रहे होंगे तो कोई स्टूडेंट रास्ता खोज रहे होंगे, लेकिन उनको कोई रास्ता जूझ नहीं रहा होगा। सभी सोच रहे होंगे कितना जल्दी बाहर निकले बेसमेंट से, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा होगा, क्योंकि देखते देखते 10 से 12 फीट पानी भर जाता है और सारे लोग इससे बेखबर रहते हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? सभी अथॉरिटी एक दूसरे से पीछा छुड़ा रहे हैं। सभी सवाल से बच रहे हैं। एमसीडी हो या कोई भी अथॉरिटी हो, सभी लोग सवालों से बच रहे हैं। क्या ये 3 बच्चे, तान्या सोनी, नवीन डालविन और सरिया यादव, इनको न्याय कब मिलेगा?
ज़्यादातर देखा जाता है दोस्तों कि कोचिंग सेंटर वाले सिर्फ अपना मुनाफा कमाने के लिए उनकी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं घटती है। इसके लिए सिर्फ एक दो कोचिंग सेंटर वाले जिम्मेवार नहीं हैं। इस तरह के बहुत से कोचिंग सेंटर हैं जो बेसमेंट में अपना कोचिंग चलाते हैं और सेफ्टी से पीछा छुड़ाते हैं। एक राउस आईएएस लाइब्रेरी ही नहीं है, ऐसे बहुत से लाइब्रेरी, ऐसे कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो इस तरह का घटना से बेखबर होकर अपना संस्था चला रहे हैं पैसा कमाने के लिए। लेकिन क्या दोस्तों आप सोच सकते हैं कि एक लाइब्रेरी से कितने पैसे कमाए जा रहे होंगे? क्योंकि ये लोग भी उतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहे होंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अभी देखेंगे कि सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखते, लेकिन फिंगरप्रिंट लगाएंगे ज़रूर एंट्री के लिए। क्या उस तरह का अगर सेवा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो फिंगरप्रिंट लगाने की क्या ज़रूरत है गेट पे, जब आपके पास कोई सेफ्टी नाम का चीज़ ही नहीं है? तो ऐसे बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट को देखेंगे आप कि सेफ्टी के नाम पर सिक्योरिटी लगाएंगे कि आप फिंगरप्रिंट से ही अंदर, गेट के अंदर प्रवेश ले सकते हैं। अगर फिंगरप्रिंट नहीं काम कर रहे हैं ठीक से तो आप गेट के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। एक दो कोचिंग संस्थान नहीं है जहां पर फिंगरप्रिंट लगे होते हैं। आपको बहुत से ऐसे आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी मिलेंगे जहां पे सेफ्टी नाम पर सिर्फ एक फिंगरप्रिंट लगाएंगे कि आपको अंदर जाने के लिए फिंगरप्रिंट देना होगा, तभी आपको अंदर एंट्री मिलेगी। फिंगरप्रिंट सिस्टम गेट लगवाते हैं, लेकिन क्या, ताकि जिन बच्चे के पास पैसे नहीं है वो लाइब्रेरी में जाके नहीं पढ़ सके। क्या इस पर गवर्नमेंट को नहीं सोचना चाहिए कि वहाँ पे गवर्नमेंट लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की जाए जहाँ पे बहुत सारे बच्चे पैसे देके पढ़ते हैं, उनके लिए एक सुरक्षा लाइब्रेरी प्रोवाइड किया जाए? इस सवाल से पीछा छुड़ाने के लिए बहुत सारे अथॉरिटी सामने आ जाएंगे, लेकिन बच्चों के मूल सवालों से बचेंगे और उनको सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता है। न जाने कितने आईएएस के छात्र छात्राएं वहां पे पढ़ती हैं, लेकिन क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वे उनकी रक्षा करें? दिल्ली में बहुत सारे एस्पायरेंट्स अलग अलग शहरों से आते हैं, अलग अलग स्टेट से जाते हैं पढ़ने के लिए। एक आईएएस का हब है वहाँ पे जहाँ पे सारे बच्चे जाकर अपनी तैयारी करते हैं, लेकिन उनके उस तैयारी के नाम पर उन्हें एक छोटा सा बेसमेंट में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दिल्ली में कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जिसके आसपास बच्चे जो है बेसमेंट के अंदर रहते हैं। उनके सेफ्टी की जिम्मेवारी कौन लेगा? ये सब चीजें बहुत ही सवालों के घेरे में खड़ा कर देती है गवर्नमेंट को कि क्या ये बच्चे जो आगे जाकर एक देश का भविष्य तय करने वाले हैं, उनकी जान की कोई कीमत नहीं? क्या वे इतना भी नहीं सोच सकते कि कुछ ऐसे भी बेसमेंट है जो इलीगल तरीके से चल रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह की दुर्घटना को अंजाम दिया जाता है, लेकिन एमसीडी चुप रहती है? इस पे एक्शन क्यों नहीं लेती है? सबसे बड़ा सवाल है कि सब कोई अपने काम से पीछा छुड़ाने में लगे हुए हैं। अगर पहले ही इस चीज पर ध्यान दिया गया रहता तो इस तरह की घटना को अंजाम नहीं मिलता, क्योंकि वो बेसमेंट जिस तरह से चल रही थी और पानी जिस तरह से रोड पे भरा हुआ था, उस तरह से ऐसे बहुत सारे घटनाएं हो सकती थी और वो बच्चे, जो बच्चे निकल पाए वो भी बच्चे नहीं निकल पाते। आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से रोड के ऊपर कितना सारा पानी भरा हुआ है और इस पानी को बेसमेंट में जाने के लिए कितना कम समय लगेगा, क्योंकि जब भी बहुत ही बड़ा गेट से पानी अंदर बेसमेंट में घुसता है तो उसे भरने में समय नहीं लगता, क्योंकि देख सकते हैं कि रोड पर खड़ी बाइक पूरा भर चुका है, डूब चुका है। फिर भी लोग वहां के अनजान थे। क्या उस आईएएस लाइब्रेरी के लोग अनजान थे इस दुर्घटना से कि जब रोड पर इतना सारा पानी भरा हुआ है तो क्या इसके लिए कुछ तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अगर इतने सारे स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, अगर सारे बच्चे को कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेवार सबसे बड़ा ये कौन होता इसका जिम्मेवार? इस सब के सवाल के घेरों में आता है रोज आईएएस लाइब्रेरी। वहाँ के जो देख रेख करते हैं वो अथॉरिटी को ये
एक्शन लेना चाहिए कि जब रोड पर इतना सारा पानी भरा हुआ है तो वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दिया गया, ताकि सारे बच्चे सतर्क हो जाएं, बेसमेंट में पढ़ाई ना करें। लेकिन सब लोग इससे बेखबर नजर आए। सभी लोग इसकी कल्पना तक नहीं किए थे कि बेसमेंट में पानी चला जाएगा और देखते ही देखते पूरा सिस्टम जो है उसका खराब हो जाएगा। नमस्कार।